हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान और ओयांग्यू लुकांग राजवंश पहुंच गए थे। उस बच्चे से डिंगजुई नामक एक बच्चे से मिले थे। उसके बाद डिंगजियू जो है जियोयान को जो साउथ एशियन गॉड की गुफा में जो एक लौ प्राप्त हुई थी आग की, जो थी नीली नीली, वो वाला वो डिंगजू ले लेता है। उसके बाद वह सो जाता है। उसके बाद ये लोग सिटी में वहाँ के सेनापति से मिलने जाते हैं। एपिसोड मैंने वहीं पर एंड किया था। तो आइए देखते हैं इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। लुओकांग इंपीरियल सिटी, जिसे सेंट्रल डोमेन के 10 प्राचीन शहरों में से एक के रूप में माना जाता है, सेंट्रल डोमेन की सबसे समृद्ध राजधानियों में से एक है और यह लुओकांग राजवंश के क्रमिक सम्राटों, राजकुमारों और मंत्रियों का घर है। सैकड़ों मील दूर जियोयान लुओकांग शहर के विशाल भाग्य को महसूस कर सकता था, जिसकी शाही शक्ति आसमान में उड़ रही थी और सभी बुरी और विद्रोही चीजों को दबा रही थी। ओयांगू के नेतृत्व में दोनों तेजी से लुओकांग शहर के द्वार पर पहुंचे। शहर के सैकड़ों द्वार खुले हुए थे और लोहे के कवच पहने कुलीन सैनिक दोनों तरफ कतार में खड़े थे, मानो कोई खतरनाक सेना हो, और पैदल आने जाने वाले पर नजर रख रहे थे। यद्यपि प्राचीन सम्राट के समय से तीन राजवंशों ने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है, फिर भी वे अपनी सुरक्षा के बिना नहीं रहे हैं। इस महत्वपूर्ण समय में हमें डर है कि दुश्मन हमें गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। ओयांगू ने धीमी आवाज में कहा। शाही शहर के सैनिकों के सामने उसने अपनी पहचान जाहिर करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी होकर जियोयान के साथ शहर में चला गया। महामहिम शाही गुरु। जैसे ही दोनों लुओकांग शाही शहर में प्रवेश करने वाले थे, अचानक एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी। ओयांगू ने आवाज की दिशा में देखा और काले कवच पहने एक हट्टे-कट्टे आदमी को अपनी ओर आते देखा। उसने जवाब दिया, तो यह कमांडर देंग हैं। बहुत समय हो गया, कैसे हो? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सर, मैं ठीक हूँ। यह सुनकर कमांडर देंग घबरा गए और जल्दी से बोले, फिर मुस्कुराते हुए बोले, इस विनम्र सेवक ने सुना है कि आप पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्टार डोमेन गए थे। अपने शानदार फिल रिफाइनिंग कौशल से आपने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया होगा। स्टार डोमेन में अनगिनत छिपी हुई प्रतिभाएं हैं। मैं यहाँ केवल खुद को मूर्ख बना रहा हूँ। ओयांग्यू ने शांति से मुस्कुराया, अभिवादन में अपने हाथों को जोड़ा और जियोयान के साथ शहर में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। क्या यह मास्टर डिंग का दत्तक पुत्र नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? कमांडर डेंग ने जियोयान की बाहों में बच्चे की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उन्होंने चेहरे पर एक सतर्क नजर के साथ जियोयान को देखा। क्या यह सब तुम्हारा ही काम नहीं है? क्या तुम सब बस यूं ही बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे? तुमने एक छोटे बच्चे को जाने दिया। अगर मैं डिंगजियू से नहीं टकराता और उसे कुछ हो जाता तो मास्टर डिंग तुम्हें दोषी ठहराते और वांग यांग भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाता। ओयांगू का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसने कमांडर डेंग को घूरा और दांत पीस लिया। यह मेरे कर्तव्य की उपेक्षा थी। ओयांगू ने के आक्रामक व्यवहार से भयभीत होकर कमांडर डेंग का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने जल्दी से माफी मांगी।
तथा मन ही मन उसे कोसते हुए कहा, उस छोटे बदमाश के साथ उसकी अजीब क्षमताओं के कारण उसके साथ क्या हो सकता है? बक-बक करना। ओयांग्यू ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और ठंडे स्वर में कहा, युवा दोस्त जियाओ, चलो चलें। यह कहकर वह आगे बढ़ गया और चला गया। जियोयान डिंगजिऊ को गोद में उठाकर बिना कुछ बोले उसके पीछे-पीछे चला गया। यह ओयांग्यू का इलाका था और उसे कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। ओयांग्यू स्वाभाविक रूप से आगे आ गया। अरे नहीं, वह छोटा सा लड़का, वह उसकी बाहों में इतनी शांति से कैसे सो रहा है? दोनों को जाते देख कमांडर डेंग के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। वह डिंगजिऊ के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानता था। उसे थकान का मतलब ही नहीं पता था। वह दिन रात परेशान करता रहता था और अब वह इतनी शांति से कैसे सो रहा था? कुछ तो गड़बड़ है। यह बच्चा मास्टर डिंग का दत्तक पुत्र है। राजधानी में बहुत से लोग उस पर नजर रख रहे हैं। अगर इस वजह से वह बूढ़ा ओयांग्यू मास्टर डिंग के चक्कर में पड़ गया तो मामला उलझ जाएगा। एक क्षण के लिए हिचकिचाने के बाद कमांडर डेंग ने अपने बगल में खड़े अपने सहायक को फुसफुसाकर निर्देश दिए, फिर मुड़कर शहर की दूसरी दिशा में चल पड़े। क्या यह बच्चा हमेशा के लिए बेहोश ही रहेगा? सरकारी सड़क पर चलते हुए जियोयान ने देखा कि चारों ओर से लोग उसे घूर रहे हैं। उसने भौहें चढ़ाई और कहा कि लुओकांग राजवंश के ज्यादातर लोग डिंगजिऊ को पहचानते हैं। उस छोटे से जानवर को, जो अब तक एक बुरा सपना था, जियोयान की बाहों में सोते हुए देखकर सभी आश्चर्य से देखने लगे। पहले मेरे निवास पर चलो। सड़क पर बहुत से लोग और लोगों की नजरों के बीच ओयांग्यू ने महसूस किया कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत जियोयान को दूसरी सड़क की ओर ले गया। लुओकांग शहर एक आंतरिक शहर और एक बाहरी शहर में विभाजित है। बाहरी शहर वह है जहाँ ज्यादातर आम लोग रहते हैं, जबकि आंतरिक शहर सैकड़ों मील तक फैले राजकुमारों, मंत्रियों और शाही रिश्तेदारों के महलों से भरा है, जो इसे 10 प्राचीन शहरों में से एक होने का दर्जा देने के लिए पर्याप्त है। तथाकथित आंतरिक नगर के भीतर एक विस्तृत पैमाने का विभाजन है, जिसे 5 महल कहा जाता है। केंद्र के जितना करीब उतना ही ऊंचा दर्जा। प्रथम महल के क्षेत्र में तियानगाओ नगर स्थित है, जो राजवंश की जीवन रेखा को नियंत्रित करता है। ओयांग्यू जैसे प्रतिष्ठित लोग तृतीय महल में निवास करते हैं। पूरा आंतरिक नगर चाँद को घेरे हुए तारों की तरह है, जो तियानगाओ नगर को अपने भीतर घेरे हुए है। डिंगजिऊ इतना आज्ञाकारी होकर कैसे सोच सकता है? ओयांग्यू ने किन लोगों को लाया है? बाहरी शहर में एक बढ़िया रेस्टोरेंट के एक निजी कमरे में एक अधेड़ उम्र के गोटीधारी व्यक्ति ने एक ही घूंट में अपना चाय गटक लिया। कमांडर डेंग, जो सादे कपड़े पहने हुए थे, की रिपोर्ट सुनने के बाद उन्होंने अपने सामने नाच रही सुंदर लड़कियों को देखा और गहरी सोच में डूब गए। अधेड़ उम्र का वह आदमी बढ़िया कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा थोड़ा घमंडी था, लेकिन उसकी भौहों के बीच एक असाधारण संयम था। वह वांग यांग था, जिसका जिक्र ओयांग्यू ने पहले किया था और लुओकांग राजवंश के राष्ट्रीय सलाहकारों में से एक था। भीतरी शहर में आसपास के ज्यादातर लोग उसी दरबार के उच्च पदस्थ अधिकारी या मंत्री थे, जिससे कुछ भी करना काफी असुविधाजनक था। इसलिए बड़ी संख्या में लोगों ने बाहरी शहर में गुप्त रूप से संपत्तियां अर्जित कर ली। भीतरी शहर के
गला काट माहौल की तुलना में वे बाहरी शहर में कुछ काम गुप्त रूप से बेहतर ढंग से कर पाते थे। यह विनम्र सेवक यह अनुमान लगाने का साहस करता है कि वह स्टार डोमेन का एक कीमियागर होना चाहिए। शाही उपदेशक ओयांग कीमिया के मामले में बेहद घमंडी हैं, इसलिए जिसे वह भाई कह सकता है वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं हो सकता। कमांडर डेंग एक तरफ बैठ गए। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उन्होंने कहा कि मौज मस्ती के स्थानों में स्वामी और सेवक के बीच कोई अंतर नहीं होता है और उन्होंने वैसा संयम नहीं बरता जैसा उन्होंने बाहर किया था। यह समझ आता है। वांग यांग ने अपनी आंख सिकोड़ी, हल्की खांसी की और कमरे में नाच रही कई बेहद खूबसूरत महिलाओं ने अपनी हरकतें रोक दी और शालीनता से पीछे हट गई। दरवाजा बंद होते ही वांग यांग के चेहरे पर ढिठाई भरा भाव तुरंत गायब हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मास्टर डिंग के हस्तक्षेप के बिना लुओ कांग राजवंश में लगभग कोई भी उस छोटे जानवर को नियंत्रित नहीं कर सकता था। अब यह बहुत बड़ी बात है कि एक अनजान व्यक्ति उसे इतनी शांति से सुला सकता है। यही अपने आप में उल्लेखनीय है। कमांडर डेंग ने चुपचाप सिर हिलाया। भीतरी शहर में अंदरूनी लड़ाइयां इतनी भीषण थी कि वह लगभग एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र बन गया था, जहां एक कदम पूरी स्थिति को प्रभावित कर सकता था। डिंगजिऊ का विशेष दर्जा अनगिनत लोगों के हितों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। तुरंत किसी को स्टारफील्ड में भेजो। उन्हें उस व्यक्ति की असली पहचान का पता लगाना होगा जिसका उपनाम जियाओ है। कुछ देर रुकने के बाद वांग यांग खड़े हुए और बोले, मैं अब ग्रैंड प्रिस्टर यूजी से मिलने जा रहा हूँ। हाँ, कमांडर डेंग ने जल्दी से सिर हिलाया। ओयांग यू और वांग यांग के बीच झगड़ा बहुत पुराना था और कभी भी भड़क सकता था। अब जब डिंगजिऊ उनके हाथ में था तो उनके पास चिंता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाहरी शहर में एक शानदार हवेली में ओयांगयू ने अपनी सेवा कर रही नौकरानियों को विदा किया। डिंगजिऊ को अपने सामने सोते हुए देखकर वह भौचक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस तरह सोते रहना अच्छा नहीं है। जियोयान एक तरफ खड़ा होकर ओयांगयू के चिंतित चेहरे को देख रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तुम्हें क्या हुआ है छोटे जानवर? जैसे ही उसने कहा, ओयांगयू ने हाथ बढ़ाकर डिंगजिऊ के गोल मटोल छोटे से चेहरे पर जोर से चुटकी काटी। इससे पहले कि वह उसे छोड़ पाता, डिंगजिऊ ने अपने होठ चटकाए और आंखें खोल दी। अभी भी आधी नींद में लार टपकाते हुए डिंगजिऊ ने ओयांगयू की नजरों से नजर मिलाई। तभी ओयांगयू ने अपने आखिरी 3 शब्द कहे। डिंगजिऊ का चेहरा तमतमा गया और अगले ही पल उसकी बचकानी आवाज में एक भयंकर दहाड़ फूट पड़ी। बूढ़े, क्या तुम मौत की तलाश में हो? हाँ, आलीशान हाल में बूढ़े की तीखी चीखें गूंज उठी। बाहर खड़ी नौकरानियां और पहरेदार एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे।
ओयांग्यू के आदेश के बिना उनमें से किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे प्यारे, छोड़ दो, छोड़ दो। अपनी डिंगजिऊ ओयांग्यू की दाढ़ी जोर से खींच रहा था और ओयांग्यू की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बस दया की भीख मांग रहा था। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सलाहकार को भी एक बच्चा ही धमका सकता है। अरे बूढ़े मूर्ख, अब से ठीक से काम करना, वरना मैं इस पूरी हवेली को जला दूंगा। ओयांग्यू की लगभग पूरी दाढ़ी नोच लेने के बाद डिंगजिऊ ने अपने दांत पीस लिए, फिर अपनी निगाहें जियोयान की ओर घुमाई और अपना हाथ फिर से बढ़ाते हुए कहा, मुझे शाही ज्वाला, मुझे हेवनली फ्लेम दे दो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम कैसे सो गए थे? जियोयान ने एक भौं उठाई, अपनी हथेली को फैलाया और अचानक आग की एक गेंद निकली जो डिंगजिऊ के सामने जल रही थी, जिससे छोटे लड़के का चेहरा लाल हो गया। हाँ, डिंगजिऊ का चेहरा कुछ गंभीर हो गया और काफी देर बाद आखिरकार उसने कहा, 5 हेवनली फ्लेम? आपके पास आपके पास इतनी सारी कैसे हैं? यह सुनकर जियोयान का दिल धड़क उठा और उसने आश्चर्य से डिंगजिऊ को देखा। इस छोटी सी चीज ने यह कैसे पता लगा लिया? एक तरफ खड़े ओयांग्यू की भी सांसें थम सी गई। स्टार डोमेन में रहते हुए उसने सिर्फ सुना था कि जियोयान के पास 5 सम्राट ज्वालाएं हैं और उसे लगा कि यह बस हेवन से एक बहाना है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस आदमी के पास सचमुच 5 हेवनली फ्लेम है। नहीं और हाँ भी। डिंगजिऊ ने जियोयान को गौर से देखा और खुद से बुदबुदाया, वरिष्ठ, क्या मैं उनसे एक क्षण अकेले में बात कर सकता हूँ? यह सुनकर जियोयान अब शांत नहीं रह सका और ओयांग्यू को गंभीर भाव से देखने लगा। ठीक है। जियोयान की ओर देखते हुए ओयांग्यू ने धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अचानक अर्थपूर्ण स्वर में कहा, भाई जी आओ, सेंट्रल डोमेन में हम अस्थायी रूप से एक ही नाव में हैं। कुछ बातें अपने तक ही सीमित मत रखना। ओयांग्यू के निहित अर्थ को समझते हुए जियोयान ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो जियोयान का वादा पाकर ओयांग्यू ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर चला गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। आपने और क्या देखा? ओयांग्यू के जाने के बाद जियोयान ने तुरंत डिंगजिऊ की ओर गंभीर भाव से देखा। अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर ओयांग्यू दरवाजे के बाहर छिपकर बातें सुन ही नहीं सकता था। आपके शरीर में हेवनली फ्लेम से संबंधित बहुत सी चीजें हैं। 5 हेवनली फ्लेम के अलावा एक अग्नि आत्मा भी है, मतलब लिटिली। जियोयान ने भौहें चढ़ाई। अग्नि आत्मा कोई और नहीं बल्कि जियो-ई थी, जो हेवनली फ्लेम को धारण कर रही थी और एक महत्वपूर्ण पद पर थी। वहां भी सम्राट हेवनली फ्लेम की एक झलक है और एक और भी अधिक उल्लेखनीय हेवनली फ्लेम है। हालांकि यह हेवनली फ्लेम बहुत शुद्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि यह किसी चीज से दूषित हो गई है। डिंगजिऊ का पहले वाला अराजक व्यवहार गायब हो गया
और उसकी निगाहें जियोयान पर टिक गई, जिससे जियोयान की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जियोयान का दिल कांप उठा और डिंग जियो की ओर उसकी निगाहें लगातार अविश्वास से भरती गई। वह जानता था कि डिंग जियो का क्या मतलब है। जब वह पहली बार जियो कबीले में गया तो उसे स्वर्ण सम्राट फिनिक्स की हेवनली फ्लेम की एक झलक मिली। हालांकि जियो तिहाने ने सम्राट ज्वाला स्वर्ण सम्राट फिनिक्स की हेवनली फ्लेम को बलपूर्वक अवशोषित कर लिया था, इसलिए वह आकार नहीं ले सकी। यहाँ तक भ्रष्ट सम्राट ज्वाला की बात है, वह सेनलियो जो मतलब छठे नंबर पे है ना वाला, जो वह सेनलियो कर्मिक अग्नि थी जो मुझे संयोगवश प्राप्त हुई थी, जो मैं स्टार मून द्वीप पर भ्रम में फंसा हुआ था। मतलब जो यह स्टार लॉर्ड ने इसको दी थी छठे नंबर की फ्लेम, ब्लैक नेदर फ्लेम ना वो वाली। यह मैले इन कुई के एक कण से भ्रष्ट हो गई थी और इसे अलग करने के लिए मुझे एक सरड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि तारों वाले आकाश स्तंभ ने इसमें से किसी भी बात का जिक्र नहीं किया था। हालांकि उसे पता नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले वाले को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन डिंग जियो के मुंह से यह सुनकर उसे काफी हैरानी हुई। नहीं, एक और है। डिंग जियो की आंखें अचानक सिकुड़ गईं जब उसने जियोयान के निचले पेट को देखा और खुद से बुदबुदाया, क्या? जियोयान अचंभित रह गया और अवचेतन रूप से कहा कि इनके अलावा उसके पास कोई लपटें नहीं बची हैं। बहुरंगी कांच के रंग कितनी अद्भुत चीज है! डिंग जियो अचानक आश्चर्य से चिल्ला उठा। उसका छोटा सा चेहरा खुशी से भर गया। फिर उसने जियोयान को दयनीय भाव से देखा और कहा, जियोयान, यह ज्वाला मुझे दे दो और मैं तुम्हें अपने गॉडफादर के पास ले चलूंगा ताकि वे तुम्हें ठीक से धन्यवाद दे सकें। ठीक है, रुको, तुम 5 रंग वाले कांच के बारे में क्या कहा? जियोआन ने जल्दी से हाथ हिलाया। उसके सामने रखी इस छोटी सी चीज ने उसे बहुत चौंका दिया था। उसके पास ऐसी बहुरंगी कांच की चीज कब थी? यह वह रंगीन चमकदार लौ है। डिंगजियो के आंखों में आंसू थे, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक लग रहा था। माउंटेन वेइकांग प्राचीन सम्राट तुसी एशियन गॉड। जियोयान के मन में एक तेज गर्जना गूंज उठी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि यह चीज कहां से आई है। उत्तरी कैंग पर्वत पर प्राचीन सम्राट तुओसी की गुफा में घुसने के बाद उसे वहां 5 रंगों वाली चमकदार ज्वाला की एक किरण मिली। उसे अपने शरीर में समाहित करने से उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। इतना समय बीत चुका था और उसने आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। अगर डिंगजियो ने उसे याद न दिलाया होता तो शायद वह इसे बहुत पहले ही भूल गया होता। क्या यह छोटा सा लड़का वास्तव में ताओसी एशियन गॉड से जुड़ी लपटों को पहचान सकता है? यह सोचकर जियोयान उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। अब उसे लगभग यकीन हो गया था कि उसके सामने वाले छोटे लड़के का जरूर कोई रहस्यमयी इतिहास होगा। क्या उत्तरी कैंग पर्वत प्राचीन सम्राट
मैं केवल ताइयांग पर्वत और प्राचीन सम्राट के बारे में जानता हूँ। अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए डिंग जू ने जियोयान की बाह पकड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे वह चीज क्यों नहीं दे देते और मैं अंकल कुई से मिलवा दूंगा। वह बहुत शक्तिशाली है और मैं उनसे तुम्हें कुछ पवित्र तकनीकें सिखाऊंगा। होली तकनीकें। अंकल कुई क्यूई कौन है? जियोयान, जिसका मन उथल पुथल में था, पवित्र तकनीक शब्दों से चौंक गया और अविश्वास में बोला, क्या लुओकांग राजवंश संसाधनों में इतना समृद्ध है कि वह पवित्र तकनीक की भी परवाह नहीं करता है? चाचा कुई तो चाचा कुई ही हैं, और कौन हो सकते हैं? डिंग जियू ने आधीरता से जियोयान को घूरा, फिर मुस्कुराया और कहा, चाचा कुई माउंटेन ताइयांग पर्वत पर रहते हैं, जो यहाँ से बहुत करीब है। माउंटेन ताइयांग? जियोयान कांप उठा। उसने अपना मुंह खोला और उसकी आवाज थोड़ी कर्कश लग रही थी। जिस अंकल कुई का आपने उल्लेख किया, क्या वह प्राचीन सम्राट हो सकता है? हाँ, अंकल कुई को सब लोग यही कहते हैं। डिंग जियू ने सिर हिलाया। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए दुनिया में केवल दो ही लोग थे जो उसे अपनी बात मनवा सकते थे। एक थे डिंग चेंगुआन और दूसरे थे प्राचीन सम्राट। आप प्राचीन सम्राट को जानते हैं? क्या अन्य लोग यह जानते हैं? खुद से बुदबुदाते हुए जियोयान ने घबराहट से कहा, तीनों महान राजवंश प्राचीन सम्राट से बेहद सावधान है और उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। अगर उन्हें प्राचीन सम्राट के साथ डिंग जियू के रिश्ते के बारे में पता चला तो वे निश्चित रूप से इस छोटे आदमी को ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे डर है कि भले ही डिंग चेंगुआन की प्रतिष्ठा 10 गुना मजबूत हो, यह 3 महान राजवंशों के लोगों को रोक नहीं पाएगी। मुझे उनसे क्या कहना है? यह सुनकर डिंग जियू ने उपहास किया, फिर जियोयान की ओर देखा और धमकी भरे लहजे में कहा, अगर तुम मुझे वह चीज नहीं दोगे तो मैं तुमसे निपट नहीं सकता। मैं अंकल कुई से कार्रवाई करवाऊंगा, लेकिन तुम उसे हरा नहीं सकते। जियोयान बस कड़वी मुस्कान दे सका। अगर प्राचीन सम्राट ने सचमुच कोई कदम उठाया तो वह आत्महत्या ही कर लेगा। हालांकि सम्राट कुन ने उसे रोक रखा था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि प्राचीन सम्राट उससे इस तरह का कोई गुप्त मामला सुलझाएंगे। पहले मुझे बताओ कि यह चीज क्या है, फिर मैं विचार करूंगा कि इसे तुम्हें दूं या नहीं। एक गहरी सांस छोड़ते हुए जियो ई को 5 रंगों वाली चमकदार लौ को ढूंढने और वापस लाने को कहा। जियोयान ने अपने हाथ में सिकुड़कर गेंद जैसी हो चुकी लौ को देखा और कहा, यह लौ 5 रंगों वाली चमकदार लौ से सजी है, जो बेहद खूबसूरत है, लेकिन यह चीज ना तो हेवनली फ्लेम है और ना ही इस जानवर की लौ। ऐसा क्या हो सकता है जिसे टूसी स्वीकार कर सकें? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुरंत अपना सामान वापस ले लूंगा। डिंग जियू की शरारती अभिव्यक्ति को देखकर जियोयान ने गुस्से से कहा, था तेरी की। यह सुनकर डिंग जियू गुस्से से बोला, लेकिन जियोयान ने उसकी बात अनसुनी कर दी।
मामला बहुत गंभीर था और वह इस बदमाश को अपने ऊपर बकवास करने की इजाजत नहीं दे सकता था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल के नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब अगला एपिसोड कल सुबह आएगा 10 बजे के लगभग ना। और अच्छी लगी हो तो स्टोरी शेयर जरूर से करना भाई, क्योंकि यार थोड़ा प्रेरणा मिलेगी यार, तो जल्दी जल्दी इस एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा ना, क्योंकि है इसमें कितना 350 चैप्टर, जहाँ पर जियोयान सेंटोन सब बन जाता है और 9 शिष्यों और मतलब ग्रैंड वर्ल्ड के दुनिया के सभी लोगों के बीच लड़ाई होने वाली होती है ना। लास्ट में यहीं पर खत्म हो जाता है एपिसोड। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले एपिसोड में।